वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूँ शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जैसा कि हम लोग चल रहा है, और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्या, मेंडल के कॉन्ट्रीब्यूशन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि आखिर इनहेरिटेंस और वेरिएशन इनके में फिर मैंने क्या डिफरेंस होता है ये, फिर मैंने आपको बताया था कि क्यों कोई स्पीशीज बदल जाती है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द वेरिएशन। ये लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज के वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं कि आखिर कौन है इसका जनक, कौन है जो सपनों में आया और दिल में बताया कि मेंडल का कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके जेनेटिक्स का वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीब्यूशन है। जब भी जेनेटिक्स हम पढ़ते हैं, नॉट इवन यू पीपल, इवन हम लोग भी जेनेटिक्स पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, तो हमें मेंडल के कंट्रीब्यूशन पढ़ने की बहुत ज़रूरत होती है। मेंडल का कंट्रीब्यूशन देखने और सुनने में लगता बहुत टफ है, पर होता बहुत ही आसान है। तुमको पता है बायोलॉजी वालों को हमेशा मैथ से नफरत होती है ना, मैथ्स उनको पसंद नहीं होता, और जिनको पसंद होता है वो बच्चे हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। तो बायोलॉजी को में जब मैथ्स को मिला दिया जाए तो ऑलरेडी वो बहुत ही क्लिष्ट, टफ और खतरनाक सब्जेक्ट बन जाता है। मैं पहले ये कहानी शुरू करने से पहले कुछ स्टोरीज तुम्हें सुनाती हैं एंड यू विल लव इट। ठीक है, देखो, मेंडल और डार्विन दोनों एक टाइम के ही साइंटिस्ट मान लो। जो डार्विन थे वो एक ऐसी स्टोरी पे काम कर रहे थे जो कि काफ़ी फैसिनेटिंग थी। फैसिनेटिंग होने का मतलब ये है बच्चों कि बढ़िया शिप में घूमते थे, समंदर में घूमते थे, अलग अलग प्रकार की स्पीशीज पे काम करते थे, तो लोगों को बड़ा मजा आता था। ऑब्वियसली यार तुमको पता है कि तुम्हारे यूजुअली हम कैसे लोगों के साथ अट्रैक्ट होते हैं जो थोड़े से शूशा टाइप्स होते हैं। ठीक है, हमें नहीं मतलब है कि अंदर से आदमी कितना सॉलिड होता है, और इसीलिए इंसान शायद अच्छे इंसान और प्यारे इंसान को समझ नहीं पाता। मेंडल के साथ यही हुआ कि उस समय पर 18th सेंचुरी में हुआ ये कि 17 to 18 सेंचुरी जब डार्विन काम कर रहे थे तब मेंडल भी काम कर रहे थे। पर मेंडल के साथ समस्या ये थी कि मेंडल ने पूरा मैथमेटिकल फॉर्म में प्रॉपरली डेटा कैलकुलेट करके अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया। पर बात ऐसी है कि क्योंकि मैथ्स मिला दिया तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि तुम कहना क्या चाहते हो भाई। यहीं पर उन्होंने एक हाइपोथेसिस दे दिया डार्विन ने, वो हाइपोथेसिस आज भी सही है, वो बात अलग है। तो लोग उन डार्विन की थ्योरी से ज़्यादा फैसिनेट हुए, जिसकी वजह से डार्विन की थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया और मेंडल को रिजेक्ट किया गया। पर कुछ समय के बाद इनके 3 साइंटिस्ट आए। 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इनका जो इन्होंने रूल्स बनाए, जो रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस बनाए, उनको रीडिस्कवर किया और रीइन्वेंट किया। रीइन्वेंशन का मतलब यह है कि जो एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे उसको रीअप्लाई किया और फिर से वो करके देखा तो सक्सेसफुल हुआ। और उसके बाद उन तीनों साइंटिस्ट को मेंडल के वर्क पर क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। मेंडल इज वन ऑफ द साइंटिस्ट जिनको मरने के बाद नोबेल प्राइज से नवाजा गया। मेंडल को जीते जी तो कभी कुछ नहीं मिला, और उनके वर्क में उनके हाथ में कभी कुछ नहीं दिया गया। बाद में मेंडल को लीवर की डिजीज हो गई और जो मेंडल है वो मर गए। मतलब एक ऐसा आदमी जिसने ऐसा काम किया, जिसने साइंस के लिए एक प्रॉपर रिवोल्यूशन लेके आया। जीते जीते उनके काम को कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला, पर मरने के बाद ऐसा रिकॉग्निशन मिला कि आज भी मेरे बच्चे, उनके बच्चे कभी भी पढ़ेंगे तो मेंडल के कंट्रीब्यूशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। ग्रेगर जोहान मेंडल इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट साइंटिस्ट आई हैव एवर स्टडीड। ठीक है, चलिए बच्चों, तो उनके क्या रूल्स हैं, उन्होंने दिए हैं रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन टू नेक्स्ट जनरेशन। उनके लिए क्या, किस चीज पे उन्होंने स्टडी किया, क्या उनका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, क्यों उसे सिलेक्ट किया, आज हम वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि कौन सा कैरेक्टर आपके अंदर आएगा, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड द ट्रेट, ये बताया था आपको लोगों को मैंने। तो कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंस ये होता है कि किसी स्पेसिफिक प्रकार के लक्षण को हम कहते हैं कैरेक्टर, पर अगर आप उससे कोई क्वालिटी लिंक कर देंगे तो वो कहलाएगा ट्रेट। जैसे कि हाइट इज अ कैरेक्टर, पर लंबा होना, छोटा होना, ये एक ट्रेट कहलाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग कि ह्यूमन बीइंग में जो ट्रेट होते हैं, जो आपके अंदर एक्सप्रेशन होता है, डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है कि आपके मदर एंड फादर में कैसे ट्रेट या कैरेक्टर थे। तो ह्यूमन बीइंग में जो बच्चे के पास ट्रेट आते हैं वो एक्चुअली उसके मदर और उसके फादर से आते हैं, और मदर और फादर जो होते हैं वो इक्वल अमाउंट में ही कैरेक्टर जो होते हैं, मतलब 23 क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, 23 क्रोमोसोम फ्रॉम फादर बच्चे में आते हैं, और
उसी तरीके से एक्सप्रेशन होता है। और फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी समझा दिया है कि आखिरकार ट्रेट क्यों बदल जाता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। सो आई एम नॉट विलिंग टू रिवाइज दोस थिंग्स अगेन अगेन अगेन, बहुत बार हम ये पढ़ चुके हैं क्यों होता है डीएनए में एरर होना, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि हम लोगों में जो दो लोगों का डीएनए मिक्स होता है, मम्मी का एंड पापा का, जिसकी वजह से एक मिक्स होने से एक नए टाइप का डीएनए होता है जो उसके बच्चे में जाता है। ईच ट्रेट इन द चाइल्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ पैटर्नल एंड मैटरनल डीएनए, ठीक है। कोई भी कैरेक्टर जो बच्चे में आ रहा है वो दोनों चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, मदर के भी डीएनए से और फादर के भी डीएनए से। भले ही बच्चों आपके में मदर के गुण ज्यादा दिखाई देते हैं या आपके में फादर के गुण ज्यादा दिखाई देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मदर का कोई रोल नहीं है। हमेशा याद रखना कि कभी भी कोई कैरेक्टर आपकी बॉडी में तभी एक्सप्रेस हो सकता है जब उसके जीन पेयर में रहेंगे। पेयर में रहेंगे मतलब हाइट का भी जीन हमेशा पेयर में रहेगा, जो एक किससे आएगा, मम्मी से, और एक आएगा पापा से। अगर मम्मी का डीएनए आता ही नहीं हाइट का, तो क्या कभी आपके बॉडी में हाइट का एक्सप्रेशन हो पाता? नहीं हो पाता। तो भले ही आपकी पापा की हाइट आपके बॉडी में दिखाई देती है बच्चों, पर याद रखिएगा कि जब तक मम्मी का डीएनए, मम्मी का जीन नहीं आएगा, तब तक हाइट एक्सप्रेस नहीं हो सकती। तो दोनों मैटरनल एंड पैटर्नल, दोनों क्रोमोसोम या दोनों डीएनए या दोनों जीन का इक्वल रोल होता है किसी भी बॉडी में। एंड व्हाट इज द डीएनए, व्हाट इज द जीन्स, व्हाट इज द, ये सब आप पढ़ चुके हैं। भगवान के लिए मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो मैंने आपको आई थिंक पहला या सेकंड वीडियो जो हेरिडिटी का है वो बना के देखिएगा, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको पढ़ाया है, ठीक है। नाउ देखिए, तो ये आपको ये देखिए, ये हमको समझ में आया ना कि एक ट्रेट मम्मी से आता है और एक ट्रेट पापा से आता है। कभी सोचा आपने कि ऐसा कहाँ से सीखा हमने? किसने बताया था कि जीन जो है या क्रोमोसोम, जो जीन इज व्हाट, इट इज अ स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए। वेयर इज द डीएनए गोइंग टू बी प्लेस्ड? इन द क्रोमोसोम। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स यू हैव बेटा? यू हैव 46 क्रोमोसोम। 23 केम फ्रॉम द मदर, 23 केम फ्रॉम द फादर। नाउ ये किसने बताया हमें? Who is the legend जिसने हमें ये बताया कि ये आधा कैरेक्टर मम्मी से आता है, आधा कैरेक्टर पापा से आता है, और हर चीज पेयर में होनी चाहिए, नहीं तो एक्सप्रेशन नहीं होगा। ये हमें बताया एक महान आदमी ने जिसका नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान मेंडल, उन्होंने ये बताया है कि आपके पास जो भी चीज होनी चाहिए वो पेयर में होनी चाहिए। जीन भी होना चाहिए हाइट का। जीन इज व्हाट? इट इज अ स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए। सो इफ यू हैविंग द, ये वाला जीन है, दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए जो हाइट कोड करता है, तो ये जब तक आपके पास एक और नहीं होगा, मम्मी का, ये मम्मी का है, ये पापा का है, तो जब तक आपके पास दो नहीं होंगे तब तक हाइट नहीं बन सकती आपकी। तो ये कहानी जो पेयरिंग वाली है, ग्रेगर जोहान मेंडल ने शुरू की थी, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, फॉर ईच ट्रेट देयर विल 2 वर्जन फ्रॉम इन ईच चाइल्ड, वन फ्रॉम द मदर एंड वन फ्रॉम द फादर, ठीक है। नाउ ग्रेगर जोहान मेंडल, उन्होंने सेम चीज, अब वो ये तो समझ गए थे कि हर चीज पेयर में आती है, तो अगर वो किसी भी कैरेक्टर या कि कैरेक्टर समझ गए ना, जो भी चीज दिख रही है, अगर वो पेयर में नहीं लेंगे तो उनका एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होगा। तो उन्होंने 7 कैरेक्टर लिए और हर समय जो पेयर लिया है ना, जो भी कैरेक्टर उन्होंने लिया है उसका एक कंट्रास्टिंग ले लिया है, समझे ना। कंट्रास्टिंग मतलब काला गोरा लंबा छोटा इस टाइप का। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारे कैरेक्टर लिए और हमेशा पेयर में ही लिया है, क्योंकि उनको पता ये चल गया था कि अगर पेयर में नहीं लोगे तो नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होगा। क्योंकि वो ये समझ गए थे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग में जिस प्रकार से आधा मम्मी से आता है आधा पापा से आता है, वैसे पौधों में भी होता है, पौधों में भी फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो जैसे उन्होंने कैरेक्टर लिया हाइट के लिए उन्होंने एक ले लिया टॉल जीन, एक ले लिया डॉर्फ जीन। फिर उन्होंने लिया शेप ऑफ द सीड, ठीक है। उन्होंने पी प्लांट को एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चुना, उन्होंने शेप लिया राउंड और रिंकल्ड। ऐसे ही उन्होंने लिया कि आपका जो फ्लावर है वो कहाँ रहेगा, एक्सियल या टर्मिनल, ठीक है। तो फ्लावर की पोजीशन ले ली। फिर यह ले लिया उन्होंने सीड का कलर येलो और ग्रीन। फिर उन्होंने ले लिया फ्लावर का कलर व्हाइट या वॉयलेट। फिर उन्होंने ले स्टम के हाइट टॉल या डॉर्फ। तो इस तरीके से उन्होंने टोटल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं। इसमें कम भले दिख रहा है, 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 ये हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 1 मिसिंग है वो मुझे पता चल गया है। तो टोटल उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं एंड वी हैविंग द बोर्ड ऑफ द 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। यू डोंट वरी, अभी मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के लिए गार्डन पी को सिलेक्ट किया है पाइसम सटाइवम। अब कोई बच्चा ये नहीं सोचेगा मैडम इनको कैसे पता था कि गार्डन पी पे ही एक्सपेरिमेंट करना है, इनको कैसे पता था? इनको नहीं पता था, इसलिए इन्होंने बहुत सारे प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया बेटा। स्वीट पी पाइसम सटाइवम पे किया है, वैसे एक स्वीट पी होता है थायरस ओडोरेटस, उस पे भी इन्होंने काम किया है। मिराबिलिस जलापा पे काम किया है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि ऐसा नहीं है कि मेंडल ने यूं ही रैंडमली उठाया और पी पर काम करना शुरू कर दिया। मेंडल ने बहुत सारे पौधों पे काम किया है, बाद में उनके रिजल्ट सबसे अच्छे मटर में आए, इसलिए उन्होंने मटर को अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल चुना।
और कैरेक्टर कितने लिए हैं? 7, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रेगर जोहान मेंडल के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना है क्योंकि आपके एनसीईआरटी के येलो ब्लॉक में इनकी डिटेल दी है, और ऐसे लेजेंड आदमी के लिए 10 मिनट देना कोई वो नहीं होगा, ठीक है। ग्रेगर जोहान मेंडल जो है, इनका जन्म जो है एक मोराविया फैमिली में हुआ, ठीक है। ये गरीब थे इसलिए ये एक मॉन्क बन गए, ठीक है। ऑस्ट्रिया में वो आपके चर्च था, वहां पे ये मॉन्क थे इन 1843। इन 1847, ठीक है, ये ऑगस्टिन मॉनेस्ट्री सेंट थॉमस ब्रून ऑस्ट्रिया के हेड बन गए, और यहाँ तक ये रहे आपके, यहाँ पे रहे। उसके बाद 1851 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना गए, और यहाँ पर उन्होंने 2 साल तक हिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ी, ठीक है। उसके बाद पर ये जो है देखो, हमेशा एक आदमी मनुष्य जो है ना, उसका इंटरेस्ट आप कभी नहीं छुपा सकते। जैसे मैं हूँ, मुझे पढ़ाने में बड़ा इंटरेस्ट आता है। इवन जब मैं किसी भी व्यक्ति को बहुत अच्छा पढ़ाते हुए देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत गार्डन हो जाता है, और मुझे कोई भी शर्म नहीं आती ये बताने में कि दिस मैन दिस वुमेन टीच सो गुड, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाने में। ऐसे ही मॉन्क होने के बावजूद इनका इंटरेस्ट जो है, जब ये वियना से लौटे और फिर मॉन्क बने, तो इनका इंटरेस्ट हमेशा से प्लांट पे, जेनेटिक्स और मैथमेटिक्स पे बड़ा था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि अपने गार्डन के पीछे बहुत सारे प्लांट उगाए, और वो क्या करते थे, हाइब्रिडाइज करके देखते थे। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि ये अपने हिसाब से कैरेक्टर को मिक्स करते थे। अब ये अपने हिसाब से कैरेक्टर को कैसे मिक्स करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। बस ये याद रखो कि ये अपने हिसाब से कैरेक्टर को मिक्स कर देते थे, ठीक है। और 1853 में वो अपनी मॉनेस्ट्री वापस आ गए, और एज अ स्कूल टीचर की तरह उन्होंने अपना करियर बनाना शुरू किया। 1856 से 1865 तक ये कंटिन्यूसली मॉनेस्ट्री के पीछे वो ब्रीडिंग वाला एक्सपेरिमेंट करते रहे। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है इनका गार्डन पी, विच इज द पाइसम सटाइवम। पर सिर्फ पाइसम सटाइवम पर काम नहीं किया, और भी बहुत सारे पे काम किया गया, पर इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे और इसलिए इनको यूज किया गया, ठीक है। नाउ 1866 में इनको जो भी रिजल्ट मिले वो उन्होंने कहाँ पे अपने रिजल्ट्स कहाँ पब्लिश किए? एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ द ब्रून। बट बात ये हुई, पता है तुम्हें, ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में ही है, बात ये हुई कि टैलेंट की किसी को कदर ही नहीं है यार, ठीक है। जब जो एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग होते हैं ना, वो हमेशा कहीं ना कहीं दब जाते हैं। इनके साथ यही हुआ। और क्योंकि डार्विन, मैंने बताया डार्विन की कहानी चल रही थी, इसलिए मेंडल को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया। अब बेटा मेंडल को एक्सेप्ट नहीं किया गया तो फिर मेंडल ने काम खत्म, छोड़ दिया, भाई नहीं वो कर रहे हो। बट मेंडल का स्टडी इज अ वेरी ट्रिमेंडस स्टडी। आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा भाई तो बाप आदमी था यार, इसने क्या कर दिया जेनेटिक्स के लिए। बाद में इनकी फाइंडिंग को कुछ सालों के बाद 3 साइंटिस्ट ने जो है काम किया, 3 साइंटिस्ट ने इन पर काम किया, ह्यूगो डे विरिस, ठीक है, कार्ल कोरेस एंड वॉन सेमार्क, जो भी कहो। 3 साइंटिस्ट ने ऑस्ट्रिया के थे, इंडिपेंडेंटली 1900 में काम किया। और काम करने का मतलब समझते हो क्या होता है? मैंने कोई काम साइंटिफिकली कर दिया है, सपोज दैट मैंने, आपकी मैम ने कोई काम कर दिया है, अगर नेक्स्ट साइंटिस्ट, मान लो भूषण एक साइंटिस्ट है, और अगर वो आया और अगर वो काम वैसा ही रिपीट नहीं हुआ जैसे मैंने किया था, तो मेरा एक्सपेरिमेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। मैं कोई काम रिपीट कर रही हूँ, मैं थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके उसको रिपीट कर दूं, चलेगा, कोई टेंशन नहीं बेटा। पर ये याद रखना कि अगर कोई काम रिपीट कर रहा है तो एज इट इज वैसा ही होना चाहिए। तो जब वैसे रिजल्ट आने चाहिए तब आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल माना जाता है। तो उन्होंने मेंडल के जो भी लॉज, रूल्स ऑफ लॉज इनहेरिटेंस है, उनको रीडिस्कवर किया, और उसके बाद, ठीक है, जो भूल गया मेंडल का वर्क था वो 1901 में पब्लिश किया गया। और उसके बाद मेंडल की इस वर्क को नोबेल प्राइज भी मिला, और इस कंट्रीब्यूशन जो इन्होंने दिया है उसकी वजह से इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। What is the genetics? It is a branch of biology which deals with the gene, DNA and the chromosome, inheritance, pattern and the distribution in the body. ये वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम जीन, डीएनए, क्रोमोसोम्स के जाने, घूमने, रहने, एक्सप्रेशन करने पर बात करते हैं। नाउ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या है? मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है पाइसम सटाइवम। उन्होंने क्यों इसको चुना है? पहली बात तो यह है, मटर का दाना, तुम यार ठंडी, सबसे ज्यादा खतरनाक मटर के जो एक्सपेरिमेंट आपको समझना है कि पहला जो पॉइंट है ना, इट इज इजी टू ग्रो। मैं इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करना चाहती हूँ। ठंडी आन दो यार, ठंडी आन दो, फिर आपकी मम्मियाँ तुम्हें ऐसे पागल करती, आज क्या बनाया? आलू मटर। आज क्या बनाया? गोभी मटर। आज क्या बनाया? पत्ता गोभी मटर। आज क्या बनाया? मटर के पराठे। आज क्या बनाया? ये मटर मटर मटर। एक मीम भी बना है इंस्टाग्राम पे,
तो मटर इतना ज्यादा इजी ग्रोइंग पौधा है कि इसको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती, हल्का सा लगाइए अपने आप फैल जाता है। तो मटर जो होता है बहुत ही इजी ग्रो होता है। साथ ही साथ ये है कि 3-4 महीने का लाइफ स्पैन होता है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो शॉर्ट लाइफ स्पैन है, ठीक है। और शॉर्ट लाइफ स्पैन होने के बावजूद सीड नंबर इतना 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 ज्यादा देता है कि रिजल्ट्स आप अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना, ह्यूमन बीइंग पे कभी हम कोई एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर देते? मान लो हमको ये देखना है कि आगे आने वाली जनरेशन ह्यूमन की कैसे बनेगी, तो तुम्हें हम एक्सपेरिमेंटल मटेरियल नहीं चुनेंगे बेटा। तुम लोग जो है, अपन लोग ह्यूमन लोग प्रेग्नेंट होंगे, 9 महीने तक रखेंगे, पता चला साइंटिस्ट ही मर गया। तो हमेशा जब भी हमें ऐसा कुछ भी स्टडी करना है तो हमेशा हम ऐसा ऑर्गेनिज्म चुनते हैं जो ह्यूमन की तरह बॉडी में हो, साथ ही साथ जल्दी बच्चे पैदा कर दे ताकि रिजल्ट देखने के लिए मिले, ताकि फाइंडिंग जल्दी आ जाए, ताकि उसके लिए हम कुछ आगे काम कर पाए, कोई इन्वेंशन इवोल्यूशन कर पाए। पर यहाँ पर मेंडल ने पी प्लांट चुनने का फायदा ही यही है कि वहां पर आपको बहुत ज्यादा दाने मिलते हैं। जितने ज्यादा दाने मिलेंगे उतना ज्यादा बदलाव हम देख पाएंगे, उतने ज्यादा हमारे अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हमेशा याद रखिए कि कम सैंपल साइज जो होता है उसमें कभी भी आप अच्छे रिजल्ट्स नहीं दिखा सकते। जितना बड़ा सैंपल साइज होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स आपके दिखाई देंगे। ज्यादा आपके पास सैंपल थे तो ज्यादा आप रिलेशन बता पाए, ठीक है। अब तुम वही है ना यार, मैथ्स सॉल्व करते हो। अब अगर मैथ्स तुम 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तुमको बनने तो सब लगेगा, पर क्या तुम कॉन्फिडेंट रहोगे तुम्हें बन रहा? नहीं। पर यही हम मैथ्स के सेम टाइम के 100 सवाल कर लेंगे तो हम परफेक्ट हो जाएंगे। तो अगर आपको एक परफेक्ट रिजल्ट चाहिए है तो एक्सपेरिमेंट में हमेशा ऐसा पौधा मेंडल ने चुनना चाहा जिसका सीड रेट बहुत ज्यादा हो। सीड रेट बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा सीड बनेंगे, जिससे रिजल्ट हमें अच्छे से देखने के लिए मिलेंगे, कंपेयर अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। Okay, the garden pea plant has a distinctly easily detectable contrasting variant of feature, ठीक है। मेंडल को ये तो पता चल गया था कि हर चीज पेयर में लेनी है। अब पेयर में लेनी है तो कंट्रास्टिंग ले लो यार, तभी अच्छा रिजल्ट देखोगे। कंट्रास्टिंग का मतलब एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव ले लो, ठीक है। तो मेंडल ने देखा कि पी प्लांट में, एक ही प्लांट में बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं। जैसे सीड का शेप होता है राउंड और रिंकल्ड, फिर दूसरा सीड का कलर होता है येलो और ग्रीन, ठीक है। इधर साइड पूरे डोमिनेंट लिखे हैं, इधर साइड पूरे रेसेसिव लिखे, ठीक है। दीज आर द डोमिनेंट, यहाँ पर डोमिनेंट लिखे हैं, इधर साइड रेसेसिव। दिस इज द डोमिनेंट, दिस इज द रेसेसिव, ठीक है। चलो आइए, ठीक है। तो डोमिनेंट क्या है? राउंड सीड। रिंकल्ड रेसेसिव क्या है? रिंकल्ड सीड। अब डोमिनेंट क्या है, रेसेसिव क्या है, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, चाहे 2 डोमिनेंट एक साथ हो तो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, चाहे एक डोमिनेंट हो तो भी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। रेसेसिव कब एक्सप्रेस करता है? जब 2 स्मॉल जीन, मतलब मदर एंड फादर दोनों से रेसेसिव वाले जीन आएंगे, तभी बच्चे में रेसेसिव कैरेक्टर अपीयर होगा। फ्लावर कलर पर्पल है डोमिनेंट, व्हाइट है रेसेसिव। पॉड शेप, छिलके का फूला हुआ कैरेक्टर है आपका डोमिनेंट, और जो सिकुड़े मटर के दाने होते हैं वो होता है रेसेसिव। पॉड कलर येलो। अब देखने से तुम बहुत पागल हो गए, मैं ग्रीन कलर का मटर का दाना खरीद लेता हूं। नहीं, डोमिनेंट कलर है येलो। मटर के दाने में डोमिनेंट कलर जो पॉड का होता है, छिलके का, वो येलो होता है, जबकि ग्रीन होता है रेसेसिव। तो तुम ऐसा मान लो कि येलो सीड का भी डोमिनेंट है और छिलके का भी डोमिनेंट, तो येलो डोमिनेंट कलर है। क्लियर है? समझे? तो और उसके बाद आपके फ्लावर की पोजीशन देखो, ये एक्सियल है, साइड साइड में, टर्मिनल ऊपर, ठीक है। तो साइड साइड में ज्यादा फूल दिखाई देते हैं। स्टेम हाइट लंबी है तो डोमिनेंट, छोटी है तो रेसेसिव। तो टोटल 7 कंट्रास्टिंग, 3, 2, 5, 6, 7, 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने के लिए मिले। मतलब आप एक ही पौधे में आपको 7 अलग अलग टाइप के कैरेक्टर देख सकते हैं। मान लो कि लंबा पौधा है तो सेकंड वाला उसका डॉर्फ है रेसेसिव, या कंट्रास्टिंग कैरेक्टर तो फ्यूज करा लो, देख लो भैया नेक्स्ट जनरेशन में हाइट कैसे आती है। तो आप एक ही एक्सपेरिमेंट में इतने सारे, एक ही प्लांट में इतने कैरेक्टर दिख रहे हैं तो दूसरे प्लांट में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। समझ में आ गई बात? ठीक। तो ये मेंडल के पास टोटल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को चुना, ठीक है। ऑल द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर वर एग्जिस्ट इन एवरी जनरेशन बिकॉज द प्लांट हैज अ बाइसेक्सुअल फ्लावर नॉर्मली रिसॉर्टेड फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। अब देखो, मेंडल ने पी प्लांट को इसलिए भी चुना कि जब चाहते थे तो खुद अपने मन से क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा लेते थे, जब मेंडल का मन करता था तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा लेते थे। उनका अलग ही चल रहा था, जब मन करे तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जब मन करे तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, कोई टेंशन ही नहीं थी, ठीक है। तो उन्होंने इसलिए चुना, ठीक है ना। हर जनरेशन में हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बाद हमको ये पता चलेगा कि हर जनरेशन में कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, भले वो एक्सप्रेस ना हो, पर जीन तो उनके हैं। पढ़ेंगे कैसे, देखते हैं कैसे, क्योंकि मैडम जीन अंदर है तो कैसे देख लिया मेंडल ने, कैसे देखा वो मैं बताऊंगी आपको।
इन दीज बाइसेक्सुअल प्लांट आर्टिफिशियल क्रॉस, अपने मन से भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा सकते हो, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी अच्छे से समझाऊंगी, पर एक बार बता देती हूँ। मान लो कि अगर मुझे क्रॉस फर्टिलाइजेशन करना है, मैं नहीं चाहती कि मटर का पौधा बाइसेक्सुअल है, तो तुम्हें उसका मेल और फीमेल ढूंढने की जरूरत नहीं थी, इसलिए भी मटर को चुना गया। बाइसेक्सुअल है पर हम चाहते हैं कि हम अपने मन का पोलन ग्रेन इसके स्टिग्मा पे गिराएं, तो हम क्या करें, उसका मेल पार्ट काट दें। मेल पार्ट काटने का मतलब ये है कि उसका स्टेमन काट के आप अलग कर दीजिए। अब आप उसके बाद क्या करिए, उसके बाद जो है पोलन ग्रेन गिरा के ढक दीजिए, उसको फर्टिलाइज हो जाएगा जो भी आपका पोलन ग्रेन है। फिर जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो पैकेट उठा के फेंक दीजिए, अपने जिस कैरेक्टर का आपने पोलन ग्रेन गिराया था उस प्रकार का कैरेक्टर आप उस प्लांट में देख सकते हैं। तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है। कैसे होगा भैया, स्टेमन को पहले रिमूव करिए, ठीक है, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ फीमेल पार्ट। ऐसा ना करिएगा कि मेल और फीमेल मैच्योर हो गए हैं और जब मैच्योर हो गए दोनों तब स्टेमन काट रहे, पता चला आपके काटने से पहले पोलन ग्रेन वो फीमेल पे गिरा चुका है। तो जब यंग रहेंगे दोनों तभी मेल पार्ट को अलग कर दीजिए, इनको जुदा कर दीजिए। हम लोग एक साथ नहीं रहेंगे, तो हमें काट के अलग कर दिया गया। हाँ, फीमेल अकेली है। अब फीमेल को कैसा दिया जाएगा, फीमेल के ऊपर डस्ट किया जाएगा। फीमेल जब मैच्योर, उसके बाद ढक दीजिए, फीमेल को मैच्योर होने दीजिए। ढकना क्यों है मैम, अभी तो पोलन ग्रेन गिराया भी नहीं बेटा, ऊपर से इंसेक्ट वगैरह पोलन ग्रेन गिरा देंगे तब क्या कर लोगे तुम। फिर उसके बाद जब फीमेल मैच्योर हो गई, पहले क्या करो, इमेच्योर फ्लावर के मेल पार्ट को काट के अलग कर दो, फिर फीमेल को ढक दो ताकि कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन ना आ पाए। अंदर अंदर फीमेल जो है जवान हो जाएगी। उसके बाद उसका पैकेट उठा के फेंको, अपने मन का पोलन ग्रेन डस्ट करो, फिर ढक दो क्योंकि बाहर से आ सकता है कोई पोलन ग्रेन। अब जब कुछ समय के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और प्लांट बड़ा होगा तो उसमें आपके मन चाहे कैरेक्टर आप देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एंड यू डोंट वरी, नेक्स्ट क्लास में मैं इसके डायग्राम बना के भी दिखाऊंगी, ठीक है। और हमने तो आपने समझा कि मेंडल ने बाइसेक्सुअल पौधा था इसलिए पी को सिलेक्ट किया, दो प्लांट ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। इसमें आर्टिफिशियल भी हो सकता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, जब जैसा मन चाहे वैसा हो सकता है, और बहुत ज्यादा सीड देता है, ठीक है। और गार्डन पी के लिए लो मेंटेनेंस और आसानी से ग्रो हो जाता है, इसीलिए हमेशा जो है उन्होंने पी को ही सपोर्ट किया, ठीक है। चलो डन। मान लो एक्सपेरिमेंट खराब भी हो जाता है यार, तो 3-4 महीने का लाइफ स्पैन है, हटा दो, दूसरे लगा लो। द कैरेक्टर ऑलवेज अपीयर इन द कंट्रास्टिंग, हमेशा अगर आप उसका एक डोमिनेंट ले रहे हो तो दूसरा उसका रेसेसिव लेना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एज पेयर ऑफ कैरेक्टर। हो सकता है, ध्यान से सुनना, आपको हाइट के दो कंट्रास्टिंग ले लो, कलर के कंट्रास्टिंग ले लो, तो उन्होंने हर चीज पेयर में ली। मेंडल ने जो कैरेक्टर लिए वो हर चीज पेयर में लिए, और पेयर में लेने के साथ साथ उन्होंने क्या किया है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए हैं, ठीक है। तो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, सीड शेप, सीड कलर, पॉट शेप, पॉट कलर, फ्लावर कलर, फ्लावर लोकेशन, प्लांट साइज, टोटल 7 कैरेक्टर लिए हैं। पर ट्रेट कितने हो गए, 14। भाई टोटल कैरेक्टर कितने हैं, सीड का शेप, सीड का कलर, पॉड का शेप, पॉड का कलर, फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, प्लांट का साइज। ये क्या है, इसमें कोई स्पेसिफिकेशन तो ऊपर नहीं दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, कैरेक्टर। पर राउंड शेप है, शेप में वो हो गया, कैरेक्टर में भैया स्पेसिफिक लक्षण जुड़ गए तो ये ट्रेट हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 डोमिनेंट ट्रेट हो गए। देखो 7 क्या हो गए बेटा, 7 हो गए डोमिनेंट ट्रेट, ट्रेट बोलो अभी कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। और 7 हो गए रेसेसिव ट्रेट, ठीक है, रेसेसिव ट्रेट, ठीक। और कैरेक्टर कितने लिए हैं, 7 कैरेक्टर। आई होप जिन बच्चों को ये लग रहा है कि मैं भी क्या चल रहा है, बेटा आपको टर्मिनोलॉजी का वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपने टर्मिनोलॉजी का वीडियो नहीं देखा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, मैं कितना भी यहाँ माथा फोड़ लूं, ठीक है। कैरेक्टर क्या होता है, हर किसी के पास होता है। फिर से सुन लो, कैरेक्टर क्या होता है, सबके पास होता है। पर कैरेक्टर कोई, मान लो कैरेक्टर में आपने कोई स्पेशल क्वालिटी जोड़ दी, हाइट सबके पास है, हाइट लंबी छोटी, कलर सबके पास है, काला गोरा, बाल स्ट्रेट करली, ठीक है। तो जब आप कोई क्वालिटी जोड़ दो तो वो ट्रेट हो जाता है, पर कुछ नहीं जोड़े हो तो कैरेक्टर है, ठीक है। तो मेंडल ने टोटल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। मेंडल ने टोटल 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्यों लिए ये भी बताया मैंने आपको। मेंडल ने 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लेने के साथ पी को क्यों चुना ये भी बताया मैंने आपको। और हमेशा मेंडल को ये समझ में आ गया था कि अगर आप ये चाहते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन में कोई हाइट का कैरेक्टर अपीयर हो तो हमेशा हाइट का जीन पेयर में होना चाहिए। और पेयर में कैसे होगा बेटा, एक मम्मी से आएगा और एक पापा से आएगा, तो यही तो इनहेरिटेंस है भाई। हमें ये पता है कि मेरे शिप्रा मैम की हाइट 5 फुट 7 इंच है, क्यों आया, क्योंकि
पापा से भी टॉलनेस का जीना है जो कि डोमिनेंट होता है, मम्मी से भी टॉलनेस का जीना है जो डोमिनेंट होता है। तो आपके भी जीवन में एक कैरेक्टर हमेशा डोमिनेंट होता है, दूसरा रेसेसिव होता है। मम्मी और पापा दोनों से रेसेसिव जीन आ गया हाइट का, तो आपकी हाइट छोटी होगी। पापा से डोमिनेंट मम्मी से रेसेसिव या मम्मी से डोमिनेंट पापा से रेसेसिव हो गया तो भी आपकी हाइट लंबी होगी। दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो हम पढ़ेंगे। डोमिनेंट जो जीन होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता ही करता है। मेंडल ने ये सारी चीजें बताई। इसके पहले कभी किसी को नहीं पता था कि अगर आपके अंदर कोई कैरेक्टर अपीयर हो रहा है तो पेयर में जीन होने चाहिए। और ये सब जो है तो पूरी दुनिया की दुनियादारी मेंडल ने बताई कि भैया अगर आपके अंदर कलर, बाल, बोलने का तरीका, आंखों का कलर, आपकी हाइट, कलर जो भी आपके अंदर है वो इसलिए है क्योंकि 2 जीन आपके अंदर आए हैं। वो इसलिए है यू आर द रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और पर्टिकुलर कैरेक्टर है तो उस कैरेक्टर के 2 जीन आपके पास होने चाहिए, एक फ्रॉम मदर एंड दूसरा फ्रॉम द फादर। समझ में आई बात? डन है। तो ये मेंडल ने बताया है। आगे चलकर इस आधार पे मेंडल ने जो है कुछ रूल्स दिए हैं, कुछ लॉज दिए हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैम आपको पढ़ाएगी द मोनो हाइब्रिड क्रॉस, विच इज अ वेरी इजी क्रॉस। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया। क्या है भैया आज का? एजुकेशन इज द की टू अनलॉक द गोल्डन डोर ऑफ फ्रीडम। ये बहुत बार आप सोच चुके हैं। अगर आप स्वतंत्रता चाहते हैं तो आप पढ़िए। तुमको पता है गांव घरों में लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता और जबरदस्ती उनकी शादी करा दी जाती है। पर अगर वही लड़की या वही लड़का गांव का कलेक्टर बन जाए ना तो फिर वो अपने मन की करता है। तो अगर आप स्वतंत्रता चाहते हैं आपकी रूढ़िवादी विचारधाराओं से, ठीक है, तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ये याद रखिएगा। ये है अगर आपको पढ़ाई में होना है इवन तो लगाओ मैम का कोड Y47। सफलता एक बैच जो लॉन्च हुआ है, अभी उसकी क्लासेस नहीं हुई है पर डेफिनेटली उसकी क्लासेस होने वाली है। उसमें अभी भी अच्छा खासा डिस्काउंट हो रहा है, 1200-1300 रुपए में लोगों को मिल रहा है। कॉइन है, उसमें आप कॉइन यूज कर लीजिए, आपका कोर्स ये बहुत सस्ते में पड़ेगा। 3 महीने में आपको पूरा कोर्स वहां पे कंप्लीट कराया जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स का। ठीक है, ये सारी चीजें हम कंप्लीट कराएंगे, इवन सोशल साइंस का, और हो सकता है हिंदी की भी क्लासेस हो। तो इतने कम पैसे पे आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई बैच मिल सकता है। सो ये कोड आपको अप्लाई करना है। मैम का भी थोड़ा भला करो यार, ठीक है। और कुल मिला के व्हाई वी आर हियर टू स्टडी द बायोलॉजी, बिकॉज आपको बायोलॉजी के बेसिक्स में सिखाना चाहती हूँ, आपको बायोलॉजी का बेताज बादशाह मैं बनाना चाहती हूँ। तो अगर आप बायोलॉजी के बेताज बादशाह बनना चाहते हैं तो शिप्रा मैम के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और बायोलॉजी के क्वीन एंड किंग बनने के लिए तैयार रहिएगा, लाइक मी, जैसे मुझे बना रखा आप लोगों ने। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।